रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। ठीक है। बस YouTube पे मैं करती हूँ। और YouTube पे आप साइड में एक बटन होगा, उसको क्लिक करके आएगा लाइव ऑन द YouTube। तो पूछ रहा है ईमेल और फोन। एक साइड में बटन होगा, मुझे लगता है उसी से आपको। ये मैंने YouTube का तो कर लिया एंड ही इज आस्किंग फॉर कंटिन्यू टू Zoom, but he is asking email or phone address, email address. जाके मेरा एड्रेस ना। अब साइड में देख पा रही हैं YouTube से लाइव करने का? हाँ जी, लाइव का YouTube से- मतलब वो लाइव के भी ऑप्शन नहीं दे रहा, वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है। हाँ, तो ईमेल एड्रेस में डालिए गीतांजलि का। वो ही है ना, Gmail 95 है। हाँ, सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा सा गीता जी हमारे जो एडमिन है उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर वो नहीं लाइव कर पाएंगे तो हम लोग बगैर YouTube पर लाइव किए ही प्रोग्राम की शुरुआत कर देंगे। ये हो नहीं रहा, मेरे ख्याल पहले करना चाहिए था शायद साइन इन ना। इस आस्किंग बट मेरे ख्याल इसको ना रहने देते हैं इस दफा ना। अच्छा हो। क्या कहते हैं जी, उम्मीद है होने की लाइव, या हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत कर दें? नहीं, मेरे ख्याल ना हमें शुरुआत करनी पड़ेगी मेरे ख्याल ना। ठीक है। नहीं, वो जो है ठीक ना है, तो हो नहीं रहा ठीक से ना। हमारी जो एडमिन है वो गीता गुप्ता जी हैं आज, और थोड़ी मुझे हम लोग थोड़ी डिले हो गई है, थोड़ी देर हो गई है, तो प्रोग्राम की शुरुआत मैं करता हूं कि नमस्कार। गीतांजलि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का आज 37वां सत्र है। मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया, इस संस्था का महासचिव, आप सबों का, गीतांजलि के सभी सदस्यगण, हमारे दोनों अतिथियों और इस कार्यक्रम के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हमारे सारे जो मित्रगण हैं, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मैं बाद में जोड़ूंगा, तो वो आप लोग को हम लोग जो रिकॉर्डिंग होगी तब उसको जोड़ेंगे। तो मैं सब लोगों का स्वागत, खैर मकदम, वेलकम करता हूं। इस पाक्षिक कार्यक्रम में हम सब जुड़ते हैं पूरे विश्व के अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित और सम्मानित हस्तियों से, जिनकी जीवनी, जिनके संघर्षमयी जीवन, जिनके जुझारूपन और जिनके अनवरत प्रयास से किए गए अर्जित ज्ञान और शिक्षा का हम लोग अनुकरण करते हैं और उसे अपनी जिंदगी और अपने अपने आचरण में लाते हैं। तो आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अमिता दुबे जी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विख्यात और शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और संचालिका हैं। और इनके साथ संवादी के रूप में लखनऊ से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजुल अशोक जी। राजुल अशोक जी खुद भी एक प्रतिष्ठित रचनाकार, कलाकार, उद्घोषिका और संचालिका हैं। इन दोनों का विस्तृत जो परिचय है वो हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी देंगे। इसके पहले मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार को आमंत्रित करूं आगे के कार्यक्रम के लिए। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बतला दूं। तो ये जो कार्यक्रम है वो 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट का होता है। थोड़ी हम लोग को विलम्ब थोड़ी हो गई तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा।
और इसमें मेरे मेरे बात करने के बाद फिर कृष्ण कुमार जी आएंगे और वो 6 से 7 मिनट में हमारे दोनों जो अतिथिगण हैं उनके बारे में विस्तृत से लोगों को जानकारी देंगे। और उसके बाद से जो कार्यक्रम है वो दोनों राजुल जी और अमिता जी मंच पर रहेंगे और इन लोगों का साक्षात्कार जो है वो 1 घंटे 5 मिनट 1 घंटे 10 मिनट के आसपास चलेगा। राजू जी को मैं 10 मिनट पहले इनको चैट मैसेज में मैसेज भेजूंगा कि 10 मिनट में इनको रैपअप करना है ताकि प्रोग्राम जो है वो सही समय से वो खत्म हो पाए। और राजुल जी मुझे फिर मंच पर बुलाएंगी और मैं आके आगे का कार्यक्रम जो वो आगे बढ़ाऊंगा। और मैं एक टिप्पणी लेता हूँ तो गीतांजलि के हमारा जो वरिष्ठ सदस्य हैं आज हमारे साथ जय वर्मा जी जुड़ रही हैं, तो वो आज के कार्यक्रम पर और दोनों हमारे जो अतिथिगण हैं उनके बारे में टिप्पणी देंगी। और उसके बाद मैं फिर कृष्ण कुमार जी को बुलाऊंगा और कृष्ण कुमार जी आके वो इस प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और बाद में प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने नाम के साथ जुड़े, जितने भी लोग जुड़े हैं सब अपने अपने नाम के साथ जुड़े हैं ताकि मेरे एडमिन को आपको एंट्री देने में आसानी हो। और दूसरी बात क्या है कि यथासंभव आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें और अपने माइक को म्यूट रखें ताकि प्रोग्राम में कोई खलल या व्यवधान ना हो। तो अब मैं चाहूंगा कि कृष्ण कुमार जी मंच पे आए और आके दोनों हमारे अतिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी दें। स्वागत है कृष्ण कुमार जी। धन्यवाद कन्हैया। गीता जी कृष्ण कुमार जी को मंच पे लाएं। जी 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 स्वागत है। आज 31 जुलाई को पता नहीं कुछ तो होगा कि हमारे मुख्य अतिथि और संवादिका दोनों के चेहरे पर बहुत दूर तक जाने वाली गंभीरता छाई हुई है। कार्यक्रम गंभीर जरूर है अमिता जी और राजुल जी, लेकिन जब तक आप लोग चेहरे पर मुस्कान नहीं लाएंगी तब तक हमारे श्रोताओं को आप वो नहीं दे पाएंगी जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं, जिसकी ये श्रृंखला अपेक्षा करती है। अब बात हुई अमिता जी से मेरा पुराना परिचय है, कुछ पुराना परिचय है, लेकिन समय की गर्द कुछ ऐसी पड़ी कि अमिता जी मेरे स्मृति पटल से कुछ समय के लिए गायब हुई। कुछ दिनों पहले उनकी बहुत ही मार्मिक सुंदर कहानी साहित्यामृत में छपी और जब मैंने अमिता जी का ब्यौरा उसमें पढ़ा तो मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि अमिता जी की कई पुस्तकें छप चुकी हुई हैं और सम्मान। और जब मेरा परिचय अमिता जी से हुआ था यूपी हिंदी संस्थान में, मैं समझता था ठीक है, एक व्यवस्थापिका हैं, काम करती हैं यूपी हिंदी संस्थान में, लेकिन लिखना पढ़ना शायद इनके बस का नहीं है, क्षमा करिएगा। लेकिन बहुत सुखद अनुभव हुआ। और फिर जब अमिता जी से बातचीत हुई तो पता लगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाई परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। वो सारी बातें राजुल अशोक जी लेकर आएंगी और तब हमारे श्रोताओं को पता लगेगा कि जीवन में हर चीज आसानी से नहीं मिलती है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको बलिदान देने पड़ते हैं और तब उनका फल मीठा होता है और अच्छा होता है, जो कि अमिता जी के जीवन से और उनके काम से सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। राजुल अशोक जी से जब मेरी बातचीत हुई तो हम बहुत दूर
अमृतलाल नागर की गलियों में पहुंच गए। जिसको मैं मिर्जा मंडी कहता था वो कहता हूं, और राजुल अशोक जी ने कोई और ही नाम दिया। फिर उन्होंने राजुल अशोक जी ने उस मिठाई वाले का नाम लिया, रामासरे, जिसकी दाल बोटे मैं बचपन में खाया करता था। और जब भी लखनऊ जाता था तो चौधरी स्वीट हाउस ने ही मुझे मैं रामासरे की दाल मोट खाता था। तो जैसा कि डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने, हमारे महासचिव ने बताया कि राजुल अशोक जी का भी संबंध लखनऊ से है, जहां से हमारी डॉक्टर अमिता दुबे जी हैं। और जितना मैं समझ पाया हूं, राजुल अशोक जी अपने आप को विभिन्न सांचों में गढ़ती रही हैं और अपनी जीवन यात्रा में नए नए आयाम जोड़े हैं इन्होंने, और नई नई चीजें अपने जीवन में ढाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि राजुल अशोक जी ने तरह तरह के अनुवाद करके लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं और उनका मंचन हुआ है, मंचों पर को दिखाया गया है। राजुल अशोक जी एक कहानीकार हैं, लेखिका हैं, और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का भी बीड़ा इन्होंने उठा रखा हुआ है। और कई टेलीविजन के कार्यक्रमों को वो एंकर करती रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम 2 महिलाओं के हाथ में है, और क्यों न हो, क्यों न हो, क्यों न हो, क्योंकि पुरुषों को गढ़ने वाले या गढ़ने वाली महिलाएं ही होती हैं। अगर श्री रामचंद्र जी को अगर सीता जी ने गढ़ा नहीं होता तो श्री रामचंद्र जी वो न कर पाते जो उन्होंने किया। जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं वो जानेंगे कि सीता जी वास्तव में कौन थी और श्री रामचंद्र जी वास्तव में कौन थे। तो मैं, समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, मैं गीता जी को, जो कि हमारे आज के जूम पटल की संचालिका हैं, गीतांजलि समुदाय की सदस्य हैं और कई भाषाओं को जानने वाली हैं, और सीख करके फ्रेडरिक पिंकार्ड की तरह, फ्रेडरिक पिंकार्ड एक अंग्रेज था यहाँ पे, जिसने अपने जीवन काल में स्वाध्ययन से उसने भारत की लगभग 14 भाषाएं सीखी थी और फिर उस पे अपने काम किया करता था। हमारी गीता गुप्ता जी ने भी इसी तरीके से कई भाषाएं सीखी और लोगों को पढ़ाया। तो ऐसी गीता जी हमारी आज की संचालिका है। तो गीता जी, मुझे आप स्क्रीन से हटाइए और राजुल अशोक जी को और अमिता जी को रखे हुए इनके चेहरे और बढ़ाइए, इनको स्क्रीन पे रखिए। और राजुल जी, आप इसका जय है, जय हो, जय हो। राजुल जी, अब मंच आपका है, अमिता जी आपके हाथों में है। धन्यवाद। नमस्कार। गीतांजलि परिवार के आदरणीय सर कृष्ण कुमार जी को और डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी को और गीतांजलि परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। बहुत गर्व और हर्ष हो रहा है कि मैं इस परिवार से मैं आज जुड़ी हूँ और प्रणाम करती हूँ डॉक्टर अमिता दुबे को, जो कि आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हैं और जिनसे मुझे बात करनी और जिनसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर अमिता दुबे, आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत का ये सिलसिला हमारा कुछ अनौपचारिक भी हो सकता है उसमें से औपचारिकता खत्म हो जाए।
और उस अनौपचारिक बातचीत के बीच जो वो खट्टी मीठी यादें और मीठी मीठी बातें साझा करेंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। एक बात बस मैं आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी से कहूंगी कि चेहरे पर गंभीरता की वजह सिर्फ ये थी कि हम ये जो तकनीकी समस्या हो रही थी उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा, किस तरह से क्या होगा, बस शायद वो गंभीरता आ गई थी, अन्यथा गंभीर तो मैं भी नहीं हूँ। और अमिता जी की हंसी तो मैं हमेशा कहती हूँ निर्झर की तरह बहती है और बहकर अपने साथ सारे जो अगर आप कहीं पर थोड़ा सा उदासी का एक टुकड़ा अटका हुआ है, जैसे पत्थर सब बहते चले जाते हैं छोटे छोटे, वैसे ही उदासी, निराशा, ये सारे पत्थर उनकी एक हंसी में बह जाते हैं। ऐसी है हमारी अमिता जी। अमिता जी के का मैं एक विस्तृत परिचय देना चाहूंगी। अमिता जी की जो प्रकाशित साहित्य है, अगर हम उसकी बात करें तो प्रकाशित साहित्य में उनकी समालोचनाएं भी हैं, कहानी संग्रह भी है, बाल साहित्य भी है, उपन्यास भी है, काव्य संग्रह भी है, समीक्षाएं भी हैं। तो इतनी विविधता है, मतलब जो साहित्य के हर विधा है उसमें अमिता जी की कलम चली है और बखूबी चली है। और उनकी पुरस्कृत कृतियां हैं पुनर्वास, जिसे डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ कथा कृति सम्मान से नवाजा गया, और दीपक सा मन ये राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान से नवाजा गया। सुखमनी बहुत सुंदर किताब और बहुत सुंदर कहानी संग्रह, गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान से इसको सम्मानित किया गया। ऐसा मन करता है ये काव्य संग्रह है और इसे नीरज सम्मान से सम्मानित किया गया, और विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए 80 सम्मानों से सम्मानित हो चुकी है। डॉक्टर अमिता दुबे व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर परशुराम पाल के निर्देशन में सुश्री प्रियंका मिश्र को एमफिल की उपाधि प्रदान की गई। इतना विस्तृत है उनका रचना संसार और इतना सुंदर है उनका रचना संसार। डॉक्टर परशुराम पाल के निर्देशन में ही लखनऊ की महिला साहित्यकार विषय पर सुश्री सुनीता को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई, जिसमें एक रचनाकार के रूप में डॉक्टर अमिता दुबे भी सम्मिलित हैं। और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो कि भागलपुर बिहार में है, वहां से डॉक्टर अमिता दुबे को उनकी सुदीर्घ हिंदी सेवा, सारस्वत साधना, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों, शैक्षिक प्रदेयों और महनीय शोध कार्य के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के आधार पर विद्या वाचस्पति और विद्या सागर उपाधि प्रदान की गई। तो आज विद्या वाचस्पति और विद्या सागर डॉक्टर अमिता दुबे का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिनकी 6 कहानियों का डॉक्टर अंजुमन आरा द्वारा उड़िया भाषा में अनुवाद किया गया, साथ ही पंजाबी बांग्ला भाषा में भी रचनाओं का अनुवाद किया गया है। और जैसा कि आप ये जानते ही हैं, अभी डॉक्टर आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी ने इसका जिक्र किया था कि वो हिंदी संस्थान में है, तो वहाँ काम कर रही है। बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे आयाम हैं, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे विविध रूपों वाली, ऐसे विविध आयामों वाली शख्सियत जब सामने हो तो हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से उसकी जड़ है। तो अमिता जी वहीं पर चले। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अपने जो प्रारंभिक वर्ष थे, जो बचपन था, उसके बारे में कुछ बताएं। पहले तो मैं गीतांजलि संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उससे भी ज्यादा डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को, जिन्होंने एक कहानी से, जैसे कहते हैं ना कि अगर चावल पकाया जा रहा है और एक चावल को छू के हम अंदाज लगा लेते हैं, हम अनुभव कर लेते हैं कि हांडी का चावल पका है कि कच्चा है। तो उन्होंने मेरी एक कहानी जो अभी
साहित्य अमृत में प्रकाशित हुई, उसको पढ़ के और मुझसे संवाद स्थापित किया, और वो भी इतना सुदूर। तो अनेक बाधाएं भी होती हैं जब हम बाहर होते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उनका फोन आया, मैं बात नहीं कर पाई, मेरा फोन गया, वो बात नहीं कर पाए, लेकिन अंततः हमारी बातचीत हुई। और आज ये गीतांजलि में राजुल जी के साथ मैं हूँ। तो मैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी को और गीतांजलि संस्था को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जोड़ने के लिए, और इतने सुंदर कार्यक्रम से मुझे इस योग्य समझने के लिए कि मेरा एक साक्षात्कार लिया जाए। जहाँ तक बात राजुल आपने की बचपन, तो को याद करते हुए मैं अपनी 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। स्वागत। सब कुछ पहले सा हो जाए, सब कुछ पहले सा हो जाए, ऐसा मन करता है। सूरज पश्चिम से उग आए, ऐसा मन करता है, ऐसा मन करता है। क्या बात। मस्ती वाले बचपन के दिन, मस्ती वाले बचपन के दिन, रूठने और मनाने के दिन, मस्ती वाले बचपन के दिन, रूठने और मनाने के दिन, बचपन के साथी सचमुच मिल जाएं, ऐसा मन करता है, ऐसा मन करता है। तो बचपन क्या तो जैसे जैसे हम बचपन से आगे बढ़ते हैं, बचपन हम में भरता जाता है। और इस बचपन का भरना केवल भरना ही नहीं होता, बहुत सारे लोग जो हमसे असमय बिछड़ जाते हैं, उनकी स्मृतियों का भी स्फुरन होता है, उनकी स्मृतियां भी कौंधती हैं, और खट्टी मीठी यादें मन को उद्वेलित करती हैं। और शायद तब इस तरह की पंक्तियां निकलती हैं कि रूठने और मनाने के दिनों के बचपन के साथी कहीं मिले, किसी कोने में मिले, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी माँ श्रीमती पुष्पलता और मेरे पिता श्री कृष्ण कुमार अनिल की, देखिए ये भी संयोग है कि मेरे पिता का नाम भी श्री कृष्ण कुमार ही है, और कृष्ण कन्हैया जी भी मंच पर हैं और कृष्ण कुमार जी भी मंच पर हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तंतु हमें एक दूसरे से संबद्ध करते हैं। तो मैं उनकी पहली संतान, पहली बेटी, और उन्होंने कभी इस बात का मुझे अनुभव ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे एक इंसान के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने में, बड़ा करने में और आगे बढ़ने में पूरी स्वतंत्रता दी, और उसी का परिणाम है कि आज जो आपके साथ मैं हूँ, मेरी 38 कृतियां हैं। और कभी सोचा करती थी कि ये लेखक होते कैसे होंगे। अमृतलाल नागर जी को जब देखती थी, जैसे अभी कृष्ण कुमार जी ने मिर्जा मंडी की बात की, तो कभी मिर्जा मंडी की कुंडी खटकाते हुए, बड़ी सी कुंडी थी राजुल, मिर्जा मंडी में अमृतलाल नागर जी की ड्योढ़ी की बड़ा सा दलान था। बड़ा सा दलान था, और एक चौकी थी जिस पर आदरणीय विराजमान रहते थे, और मुंह में उनके पान हुआ करता था, नियमित पान होता था। वो लिखते थे, बोलते थे, जो भी करते थे उस समय उनका और वो पान का पूरा पानदान और बीड़ा, वो एक पहचान थी। तो मैं सोचा करती थी कि आखिर लेखक कैसे होते हैं। और अब आज जब मुझसे कोई पूछता है कि लेखक कैसे होते हैं, तो वो आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद की अनुभूतियों में बहुत सारी स्मृतियां हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी थे, और उन्होंने केंद्रीय सेवाएं सेवाएं उन्होंने दी, भारत सरकार की सेवा में थे।
और लेकिन उससे पहले इस सेवा में आने से पहले उनका जीवन बहुत संघर्षमय था, और शायद सबके माता पिता का होता है। और वो संघर्ष इस प्रकार था कि उनके पिता और माता, पिताजी का बहुत, वो शायद 1 वर्ष के थे, देहावसान हो गया था, यानी मेरे दादाजी का। और मैंने अपनी दादी को भी नहीं देखा। तो वो उनके जीवन का जो संघर्ष था, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने आप पढ़ना, बीच बीच में पढ़ाई का छूट जाना, फिर जुड़ना, फिर कुछ पैसे इकट्ठा करके फिर आगे बढ़ना और उच्च शिक्षा को प्राप्त करना। उन्होंने सोशियोलॉजी में, यानी समाज शास्त्र में एमए स्पेशल किया था, और उसके बाद वो सेवा में आए। और उस संघर्ष की यात्रा में उनका जब वो नौकरी में आए तो मैं 1 आध साल की हो चुकी थी, यानी कि वो मुझे बहुत भाग्यशाली मानते थे अपने जीवन का, कि मेरी उन्नति के रास्ते में ये मेरी बेटी मेरी लक्ष्मी की तरह मेरे घर में आई है। और यही स्थिति कमोबेश मेरी माँ के साथ भी थी, कि उनके भी पिताजी का बहुत, जब वो कुछ महीनों की थी तभी देहावसान हो गया था। और मेरी नानी ने उन्हें, वो मात्र 14 वर्ष में उनका विवाह हुआ था नानी जी का, और 19 वर्ष में वो इस संसार में अकेली रह गई थी अपनी 2 बेटियों के साथ। और उन्होंने मेरी मौसी और मेरी नानी को, मेरी माँ को अच्छी शिक्षा दी, और खुद टीचर बनी, पढ़ाया लिखाया। और जब मेरी माँ का विवाह मेरे पिताजी के साथ हुआ तो मात्र वो हाई स्कूल पास थी, और मेरे पिता ने उनको इंटर कराया, बीए कराया, एमए कराया। और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, मेरा भाई हुआ था, तो उस समय मेरा भाई 20 दिन का था और मेरी माँ एमए फाइनल का एग्जाम देने गई। तो ये जो मेरे जीवन में मेरे माता पिता का संघर्ष, मेरे माता पिता के अनुभव, और मेरे माता पिता के जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, और नकारात्मक भी, कई बार हम जीवन में हारते हैं बहुत ज्यादा और नकारात्मक भी होते जाते हैं, लेकिन उस नकारात्मकता को कैसे सकारात्मकता से भरना है, ये मैंने उनसे सीखा। और क्षण क्षण में जो मेरे जीवन में, जैसे कहते हैं ना, धूमकेतु की तरह कुछ कुछ उजास आए, तो वो उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की जीवन शैली को जोड़ते हुए मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। मैं अपने माता पिता की इतनी दुलारी और लाडली बिटिया थी कि मेरा स्कूल में नाम लिखा, और क्लास जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में और नाम लिखाया गया। और मेरी पहला दिन था मेरे स्कूल का, और जो भोजनावकाश होता है या इंटरवल होता है, उसमें किसी बच्चे ने मेरे हाथ पर पैर रख दिया था, और मैं रोई थी। और मेरे पिताजी बाहर इंतजार कर रहे थे, मतलब छुट्टी का इंतजार कर रहे थे कि लेने के लिए आए थे। और उन्होंने मेरा रोना सुना और दोबारा उस स्कूल में मुझे नहीं भेजा। ये ऐसे स्कूलों में अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना है जहाँ बच्चों के आपस में जो शैतानियां हैं या उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना। फिर मेरे लिए ट्यूशन की व्यवस्था की गई, और 6 महीने बाद मेरा क्लास 2nd में एडमिशन कराया गया। तो कई साल बीच के स्किप हो गए, यानी कि कई क्लास बीच के स्किप हो गए, और मैं सीधे 2nd में आ गई। और परिणाम ये हुआ कि मैंने 14.5 साल में हाई स्कूल पास कर लिया। और हाई स्कूल जब क्लास 2nd में मेरा एडमिशन हुआ, तो वो भी एक अंग्रेजी माध्यम का बहुत अच्छा स्कूल था। और
वहाँ नवंबर में स्पोर्ट्स डे हुआ करता है, अभी भी होता है, पहले भी होता था। तो एक रेस होती है, अभी भी होती है और हम लोग के बचपन में भी होती थी, चम्मच में आलू रख के दौड़ने वाली। शायद सबको अपना बचपन याद आ रहा होगा। तो उस रेस में मेरे पिता ने मुझसे कहा कि उसमें जो है आलू रख के धीरे धीरे दौड़ना, एकदम तेजी से मत दौड़ना, क्योंकि जो तेजी से दौड़ता है, फिर उन्होंने मुझे कछुआ और खरगोश वाली कहानी भी सुनाई। मुझे आज तक वो कहानी सबने पढ़ी है, सबने सुनी है, लेकिन जीवन का हिस्सा बन जाएगी, ये कभी कभी होता है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे दौड़ना, जिससे कि आलू और चम्मच का संबंध बना रहे, टूटे ना। और शायद ये आलू और चम्मच का संबंध जीवन का ऐसा संबंध है कि इसे हम सबको जीना चाहिए। तो क्या बात। उस तो उसको जो है, उस आलू और चम्मच की रेस में मेरे आगे 2 विद्यार्थी थे और उनका बिल्कुल जहाँ जो बाउंड्री लाइन होती है उस पर आलू गिर गया और मैं तृतीय स्थान पर होते हुए भी प्रथम आ क्या बात है। गई। तो उस प्रथम आने का जो 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 लड़की जिसको फर्स्ट आना था, मुझे उसका नाम भी याद है, पता नहीं, और लेकिन लेना अच्छा नहीं होगा। रैला नाम था उसका। लेकिन शक्ल नहीं याद है, केवल नाम याद है। तो उसके भाई को बड़ा बुरा लगा कि मेरी दीदी फर्स्ट आ रही थी। वो बड़ा भाई था कि छोटा भाई था, अब तो याद नहीं है, लेकिन उसको बहुत बुरा लगा। और खैर बात आई गई होगी। अगले दिन उसने कहा कि आपने मेरी बहन का कप छीन लिया। तो बच्चा था वो भी, किसी ने इस पर उसको, टीचर ने उसको समझाया। लेकिन अगले दिन मैं नल पे, तब तो आजकल की तरह बॉटल्स में पानी नहीं जाता था, हम लोग चुल्लू बना के और नल से पानी पिया करते थे, नल पर पानी पिया करते थे। तो मुझे किसी का धक्का लगा या किसी ने धक्का दिया, तो वो मेरा होंठ कट गया और खून भल 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 करके बहने लगा। और वो उस स्कूल का मेरा आखिरी दिन था, नवंबर का। और मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरे पिता ने फिर उस स्कूल में मुझे दोबारा नहीं भेजा और फिर मेरे लिए एक टीचर की व्यवस्था हुई। वो हमारे मोहल्ले की ही भाभी थी, उनको हम लोग भाभी बोलते थे। और उनसे मेरे पिता ने कहा कि बीए पास थी वो उस समय, और इस समय वो ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत सालों बाद मुझे मिली इसी फेसबुक के नाते, अपने बच्चों के साथ वो ऑस्ट्रेलिया में है। और बहुत सुंदर लगा उनसे मिलना, उनको बात करना, और मेरी उपलब्धियों को देख के तो उनको तो बहुत ही खुशी हुई। तो उनसे कहा गया कि मुझे पढ़ाएं। उन्होंने मुझे पढ़ाया। और तुम विश्वास मानोगी राजुल कि मेरा क्लास सेकंड से, ये बात है नवंबर की, और जुलाई में, तब जुलाई से सेशन होते थे, और क्लास 5th में मेरा एडमिशन लखनऊ की प्रतिष्ठित संस्था, जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसको जगदीश गांधी जी का जो कॉलेज है, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जगदीश गांधी जी के साथ कई मंच साझा करती हूँ। तो उनके स्कूल में मेरा एडमिशन क्लास 5th में के लिए मैंने टेस्ट दिया। और वहाँ टेस्ट जो हुआ तो उसमें मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हिंदी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे निबंध लिखना नहीं आया। और तो जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि भाई लड़की तो पढ़ने में अच्छी है, लेकिन हम इसको निबंध लिखना नहीं आया है। तो मेरे पिता ने कहा कि भाई अभी कहीं पढ़ी नहीं है और घर में इसकी पढ़ाई हुई है, तो अगर 6 महीने में ये निबंध अच्छा लिख के ना आपको दिखाए तो आप इसे बेशक स्कूल से निकाल दीजिएगा। और आज क्या है कि आज मेरे आगे पीछे निबंध है। और मेरे साथ मेरे पिता का विश्वास था, जो उन्होंने ये कितनी दृढ़ता से कहा कि ये अगर ये निबंध नहीं लिख पाएगी तो आप इसे 6 महीने में निकाल दीजिएगा। तो क्या ये बात। मेरा
ये तो मेरी क्लास 5 के बाद फिर पढ़ाई बहुत तेजी से चली और 14.5 साल की उम्र में मैंने हाई स्कूल किया साइंस से, और बायोलॉजी मेरे पास थी। और उस समय मेरे हाई स्कूल में 80% नंबर आए थे और पूरे आसपास के मोहल्लों तक खबर गई थी कि एक लड़की है जिसने, जो छोटी सी लगती है देखने में लेकिन 80% नंबर आए। और उस साल मेरे मोहल्ले के 3-4 लोगों ने और हाई स्कूल दिया था, उसमें एक की 2nd डिवीजन आई थी और एक की सप्लीमेंट्री आई थी और एक फेल हो गए थे, लेकिन बाकी सबने मिल के मिठाई बांटी थी कि हमारे मोहल्ले की एक लड़की के इतने नंबर आए। क्या बात, तो क्या बात। बहुत लाड़ दुलार वाला मेरा बचपन था, बहुत विश्वास वाला मेरा बचपन था। और जो संघर्ष की शुरुआत जिसको कहते हैं वो वहां से हुई जब मेरे पिताजी ने उनका ट्रांसफरेबल जॉब था और उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि उनका पैर अचानक से मुड़ जाता था और वो गिर जाते, और उनका ट्रांसफरेबल जॉब था और साथ ही उनको यात्रा बहुत करनी पड़ती थी। तो उन यात्राओं में उनको ट्रेन से आज उस समय इस तरह की फ्लाइट की सुविधाएं कम थी, ट्रेन से वो जाते थे। और अपने बचपन की एक और मजेदार बात बताती हूँ कि मेरे पापा जब टूर पे जाते थे तो वो हम लोग को चिट्ठी लिखा करते थे। 20 दिन वो बाहर रहते थे और 2nd सैटरडे के हम लोगों के लिए त्योहार होता था क्योंकि हमारे पापा घर आते थे। और जब वो आते थे तो हम लोग अपने 2-3 दिन जो हमारे साथ वो रहते थे, उसके बाद जब वो जाते थे तो हम लोग उल्टी गिनती गिनना शुरू करते थे कि अब पापा के आने में 29 दिन बचे, अब 28 दिन बचे, अब 27 दिन बचे, अब 2 दिन बचे, अब 1 दिन बचा। तो और कभी-कभी ऐसा होता था कि वो आ जाते थे और उनकी चिट्ठी उनके आने के बाद आती, जो वो अलग-अलग जगहों से लिख के भेजते थे। तो और इसमें एक बात और थी कि मेरे पापा हम लोग को अपने साथ ले जा सकते थे, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करा सकते थे, किसी भी जगह जहाँ बड़ी-बड़ी जगह उनकी पोस्टिंग होती थी। जैसे जब लखनऊ में थे, लखनऊ के बाद वो अलवर गए, अलवर के बाद भोपाल गए, भोपाल के बाद उनको कलकत्ता जाना था। मतलब इस तरह से बड़े शहरों में वो हमको ले जा सकते थे। लेकिन मेरी माँ और मेरी नानी जो थी वो जहाँ ये होता था कि अब हम लोगों के जाने का की कोई बात होने लगती थी कि अब इस सेशन से बच्चों का एडमिशन वहीं कराएंगे और अब हम लोग अकेले रहने को तैयार नहीं थे कि हम पापा के साथ रहेंगे। हम लोग चाहे जैसे रहें, पापा के साथ ही रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। तो वो मेरी नानी की तबीयत खराब हो जाती थी ये सुन के कि अब हम लोग जाने वाले। तो उस जाने की पीड़ा को मेरे पिता ने समझा और उन्होंने 15 साल नौकरी करके अपनी नौकरी को छोड़ा और वो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने प्रेस लगाया और एक विश्वास की बात देखो, जून में प्रेस लगा, मैं 9th में थी उस साल, जून में प्रेस लगा और नवंबर में नानी जिन्हें हम अम्मा कहते थे, वो हमसे सदा सदा के लिए बिछड़, जिनके कारण मेरे पिता ने इतना बड़ा निर्णय लिया। और मेरी माँ से वो हमेशा कहते थे कि हम लोगों के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, इनकी सोचो जिन्होंने अपना पूरा जीवन तुम लोगों के लिए बिता दिया, कष्टों में रह के तुम लोग को पाला पोसा। तो ये संवेदनाएं कहाँ से आती हैं? एक रचनाकार को संवेदनाएं जोड़ती हैं। तो वो मैं चूंकि बड़ी थी और क्लास 9th में पढ़ती थी, मुझे थोड़ा सा एहसास भी था कि मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी नानी के बीच में
और कैसा अद्भुत सा रिश्ता था। मेरी मेरी जो नानी थी वो मेरी माँ की शिकायत मेरे पिताजी से करती थी। क्या बात है। तो वो जो और फिर वो समय ऐसा आया जब कोई उस समय पेंशन तो फिर थी नहीं, क्योंकि उन्होंने बीच में नौकरी छोड़ दी थी। तो वो समय ऐसा आया कि हम लोग प्रेस के काम के लिए, बच्चे थे हम लोग, सबसे बड़ी मैं थी और बच्चे थे, तो वो हम लोग किताबों पर डायरियां बनाते थे मेरे पिताजी, होमवर्क डायरी। तो उस डायरी की जो बाइंडिंग होती है वो घर पे हम लोग करते थे, और लेई लगाने का काम हम लोग करते थे। और हम भाई तो मेरा छोटा था उस समय, लेकिन हम दोनों बहनें और मम्मी और पापा मिलके बहुत बहुत रात तक खूब मेहनत करते थे। और ये डायरियों में लेई की शर्त पे लगती थी कि रात में 1 किलो आम आएंगे और आज आम खाए जाएंगे। क्या बात है। इतना बड़ा पुरस्कार हो तो फिर क्यों ना ले लगे अच्छे। क्यों नहीं लगेगा, ले लगती थी। कवर की मढ़ाई होती थी और उसको सूखने पे, और मेरे पिता का क्योंकि प्रेस था, तो जब मैंने इंटर पास, जब हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर पास किया, तो इंटर पास करने के बाद 16.5 साल की उम्र थी। तो उस समय जो है CPMT देने का के लिए 17 साल की उम्र चाहिए होती है, और तो मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था। तो कोचिंग के लिए पापा हमको लेके गए। उस समय लखनऊ की बहुत फेमस कोचिंग इच्छाराम चतुर्वेदी कोचिंग थी, चिड़ियाघर के पास। आपको भी अपना समय याद आ रहा होगा। तो उस कोचिंग के लिए पापा लेके गए, और जो उन्होंने उस समय फीस बताई, मतलब संडे का दिन था, मुझे याद है अच्छे से, संडे का दिन था। तो वो फीस उन्होंने जो बताई, तो वो संडे था इसलिए फीस नहीं जमा हो पाई, और अगले दिन आना था कि संडे मंडे को आके फीस जमा कर दीजिए और क्लासेस शुरू हो जाए। तो रास्ते हम लोग आए, मैं और पापा थी, तो पैदल पैदल चलते हुए उनकी कोचिंग से बाहर निकलते हुए मैंने अपने पापा से कहा, पापा मेरा जो है वो CPMT देने का मन नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो हमने कहा कि नहीं, मेरा मैथ्स पढ़ने का मन है। तो उन्होंने कहा फिर तुमने बायोलॉजी क्यों ली? जब तुम्हें अगर मैथ्स पढ़ना था तो इंटर में बायोलॉजी क्यों ली? उन्होंने कहा मेरा बायोलॉजी पढ़ने का भी मन था। तो उन्होंने कहा कि अब तो फिर क्या हो सकता है, अब बायो लिया है तो तुमको BSc तो मिलेगा नहीं मैथ्स में, तो तुम ऐसा करो फिर BA करो, अगर तुमको मैथ्स पढ़नी है तो BA करो। तो मैंने जो है अगले दिन यूनिवर्सिटी से फॉर्म लिया और इकोनॉमिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स लेके BA में एडमिशन किया, जबकि मेरे पास इंटर में बायोलॉजी थी। और ये जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, और ये टर्निंग पॉइंट क्यों मेरे मन में आया, वो इसलिए आया कि मुझे लगा कि इतनी मेहनत से मेरे पापा अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, हम 3 भाई बहन हैं। अगर वो इतने सारे पैसे, और फिर मेडिकल की पढ़ाई में कितना खर्चा होगा, वो कहाँ से करेंगे? अगर वो सारा पैसा मेरे ऊपर खर्च कर देंगे तो मेरे भाई बहन कैसे पढ़ेंगे? जबकि अगर वो हमको लेके गए थे तो उनकी कुछ दृढ़ आधार भी होगा। और हालांकि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे जो हाई स्कूल में मेरे साथी थे, कुछ लोग जो बहुत सालों बाद मिले, लगभग 20 सालों बाद, 22 सालों बाद, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा मेरा बायोलॉजी का डिसेक्शन बहुत अच्छा था। तब हम लोग मेढक काटा करते थे, कॉकरोचेस काटते थे और अर्थवर्म काटते थे और उनकी नर्व रिंग निकालते थे, और प्लांट्स की भी बहुत डिसेक्शंस होते थे। तो उसमें मेरा डिसेक्शन बहुत अच्छा था, मैं अपना करके दूसरों की भी हेल्प करती थी प्रैक्टिकल में। तो मेरे मेरे साथी एक जो अब बहुत बड़े सर्जन है, और उसने जब मिले हम तो क्या है, मैं हम लोग सब जो भी दोस्त पुराने मिलते थे वो सोचते थे कि तुम जरूर कहीं सर्जन हो, तुम्हारा इतना अच्छा डिटेक्शन था,
तुम बहुत, लेकिन अब तुमको देख के जलन होती है कि हम लोग तो केवल सर्जन ही रह गए, तुमने तो शब्दों की चीड़-फाड़ कर दी। सर्जक हो तो गई। सर्जक हो गए। सर्जन से सर्जक हो गए। हाँ। तो ये एक असल में क्या होता है राजुल कि हमारे जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं और वो मोड़ हमें दो रास्ते दिखाते हैं। जब मैं हाई स्कूल से और इंटर में आई तो मैं हम लोग मौलवीगंज में रहते थे, पुराना मोहल्ला मौलवीगंज रकाबगंज से और अमीनाबाद वाली सड़क पर मौलवीगंज एक मोहल्ला। तो वो मौलवीगंज का मोहल्ला मेरे परिवेश में बहुत गहरे से, वहाँ हमारी चची भी हुआ करती थी, वहाँ हमारी नानी अम्मा भी हुआ करती थी, वहाँ हमारी दादी जान भी हुआ करती थी और वहाँ हमारी बुआ मौसी चाची तो होती ही थी। ये सारे रिश्ते होते थे। ये रिश्ते अभी भी हैं। मेरे रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं, उन लोगों से जुड़ाव है, आना है, जाना है। लेकिन आज की पीढ़ी इन रिश्तों को शायद उतनी गहराई से नहीं समझ पाएगी जिन रिश्तों को हम लोगों ने जिया है। और वो वहाँ महिला कॉलेज मेरे घर के बिल्कुल पास में था और वहाँ पे मतलब ये अपनी बुद्धूपने की बातें बता रही हूँ तुमको कि वहाँ पे हाई स्कूल के बाद लड़कियों को सलवार कुर्ता पहनना होता था और नवयुग कॉलेज में भी सलवार कुर्ता ही पहनना होता था। मैं और चूंकि मेरे 80% नंबर थे और 4 विषयों में डिस्टिंक्शंस थी, तो एडमिशन तो कहीं भी हो जाना था। तो मैंने लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में केवल एडमिशन इसलिए लिया कि वहां स्कर्ट ब्लाउज पहनने को मिलेगा। तो जीवन में कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग बिना कुछ आगे पीछे सोचे कैसे सोच लेते हैं। और वो भी क्योंकि मैं साइकिल चलाती थी। क्लास 6 से मैंने साइकिल चलाई और शादी के 1-2-4 दिन पहले तक चलाई, खूब साइकिल चलाई। फिर ये आगे आगे बढ़ते हुए ये दिन आए और आपने बचपन की बात करके मुझे बचपन में डुबो दिया। शायद मेरी निर्मिति में मेरे बचपन का संघर्ष जो मेरे पिता और मेरी माँ के साथ था। मेरी माँ अक्सर से बताती थी कि जब मैं हुई थी तो मेरे पिता कोचिंग, उनको सब लोग वो थे तो सरकारी अधिकारी, लेकिन उन्हें सब लोग मास्टर साहब कहते थे क्योंकि वो जन्मजात शिक्षक और उनको पढ़ाने में पढ़ने में बहुत मजा आता था। और तो उनको वो बताती है मेरी माँ की जब मैं शायद कुछ महीने की थी और किसी डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरा लीवर बहुत बढ़ा हुआ है, तो वो कोई दवा लेके आए थे और लाइट चली। तब इतने घरों में रोशनियां भी नहीं हुआ करती थी, तब शायद लालटेन की लाइट में, डिबरी की लाइट में बहुत समय बीतता था। तो उनके हाथ से वो दवा की शीशी गिर गई और वो टूट गई। तो वो खूब रोई थी कि अब मैं अपनी बेटी की को दवा, मतलब एक बीमार बच्चे की दवा की शीशी माँ से टूट जाए, तो बहुत रोई थी। तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में इसी बात से सोचा जा सकता है कि वो कितनी संघर्ष में उन्होंने अपने जीवन को जिया और उनका संघर्ष, उनकी जो सोच थी उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी मेरी निर्मिति। क्या बात है, क्या बात है। सर्जन की बजाय सर्जक बनने वाली अमिता जी की ये यात्रा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकिन बड़े दिलचस्प और बड़े शिक्षाप्रद मोड़ों से भरी हुई है। और जैसा कि उनकी कविता की पंक्तियां हैं, शब्द शब्द संवेग समर्पित है उन संवेगों को जो मेरे जीवन का आधार है, उन सांसों को जो मेरे ईश्वर का उपकार है,
उन आशीषों को जो मेरे माता पिता का उपहार है। तो अमिता जी से जब भी बात हम करते हैं, उनके बातचीत में, उनकी रचनाओं में इन संघर्षों के से जूझ कर सफलतापूर्वक बाहर निकल आने की एक जो आशा झलकती है, और कितनी भी, जैसे कि अभी मैं तमाम सारे कहानी संग्रहों का या किताबों का नाम ले रही थी, तो उनके बीच में आप कोई भी कहानी अगर उठाकर पढ़ें, जैसे सुखमनी ही अगर आप उठाकर पढ़ें, तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलों के बीच में भी एक जैसे सिल्वर लाइनिंग दिखती है ना, वो आशा की किरण जरूर झलकती है उनकी रचनाओं, और ये उनकी रचनाओं को एक अलग ही रंग देता है। अमिता जी, यहाँ तक तो हमने जाना कि आपने इस तरह से अपना बिल्कुल दिशा ही बदल ली, जीवन की दिशा ही बदल ली। उसके बाद फिर जैसा कि था ना, अभी भी हम इस बात से मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं कि एक गणित जैसा शुष्क विषय, मेरे लिए वो बहुत शुष्क विषय है क्योंकि मेरी गणित बहुत कमजोर रही है। तो गणित जैसा शुष्क विषय, और फिर इकोनॉमिक्स भी अच्छा खासा, सब सांख्यिकी और क्या क्या डेटाज और ये सारे उतार चढ़ाव और ये कर्व्स और वो सब, इन सब के बीच में ये जो साहित्य का अंकुर था वो कैसे प्रस्फुटित हुआ, इसके बारे में बताइए। तो जब बात हो रही थी कि इकोनॉमिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स लेके मैंने बीए में एडमिशन लिया, और सब संगी साथी बदल गए, क्योंकि एक्चुअली जिसने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके और इंटरमीडिएट किया है, तो वो लोग सब बीएससी के रास्ते पे जाएंगी, लड़कियां लड़के जो भी हैं साथी हैं सब उस रास्ते। हाई स्कूल के बाद तो तब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल केवल हाई स्कूल तक होता था, इंटरमीडिएट अब तो हो गए हैं, सारे ब्रांचेस में है, लेकिन उस समय हाई स्कूल ग्रेजुएशन भी हो गया है। हाँ, ग्रेजुएशन, बीबीए वगैरह भी कराते हैं लोग, हाँ, लेकिन उस समय। और जो मेरे जीवन में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। उसने मुझे वहाँ क्या होता था कि सीएमएस में एक डायरी होती थी, और वो डायरी माता पिता द्वारा भरी जाती, उसमें एक होमवर्क, हर सब्जेक्ट के अनुसार होमवर्क मिलता था, गृह कार्य मिलता था, और उस गृह कार्य को पूर्ण करते हुए बच्चे ने कितने घंटे पढ़ाई की है ये माता पिता को उसमें लिखना होता था प्रतिदिन। और वो घंटे अगर 6 घंटे से कम होते थे, होमवर्क के अतिरिक्त स्कूल के साथ, और 6 घंटे अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो उसकी पेशी प्रिंसिपल मैम के पास हो जाती, जिन्हें हम लोग दीदी कहते थे, बड़ी दीदी, अब मैम और उसका चलन है, तो वो पेशी हो जाती थी। और मेरे माता पिता तो कभी झूठ लिखने का तो सवाल ही नहीं है कि वो लिख के दे दें कि बच्चे ने जो है वो हमने पढ़ा 1 घंटे और वो लिख दे 6 घंटे, तो सवाल ही नहीं, और शायद कोई भी माता पिता नहीं करता है। तो उसका क्या नतीजा होता था कि सुबह स्कूल, और 8:40 का स्कूल था और 4 बजे छुट्टी होती थी, और 8:40 के स्कूल पहुंचने के लिए मुझे साइकिल से जाती थी, और उस क्लास 6 से मैंने साइकिल चलाई। और तब राजू, अगर आप जुड़ोगी, और शायद कृष्ण कुमार जी या लखनऊ से जो लोग जुड़े होंगे उनको भी सबको ध्यान होगा कि रकाबगंज चौराहे से जहाँ योगेश प्रवीण जी रहा करते थे, गौस नगर का वो बहुत भयंकर चौराहा था, पांडेगंज का चौराहा। मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, और राजेंद्र नगर में स्कूल था, तो नवयुग डिग्री कॉलेज से मुड़ के और उधर जाना होता था, और वही समय होता था एक भैंसा गाड़ी का, गल्ला मंडी नहीं, वो उस समय वहां पे आरा मशीनें थी। अच्छा। तो उन आरा मशीनों में बड़े बड़े लट्ठे उस भैंसा गाड़ी में लदे होते थे, और वो भैंसा गाड़ी चलती रहती थी, और उस मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उस भैंसा गाड़ी को ओवरटेक करके मैं आगे निकल जाऊं साइकिल से। इतना उस भैंसे की बड़ी बड़ी सींगों से बहुत डर लगता था कि अभी इसने अगर दाईं तरफ घूम गया तो
और बाईं तरफ घूम गया तो मेरी तो पटकनी चटनी बनेगी। तो उसके नाते अगर कभी देर हो जाती थी तो उस भैंसा गाड़ी के पीछे पीछे चलना पड़ता था, उसके आगे निकलने की हिम्मत नहीं होती। तो जब सीएमएस की पढ़ाई में जो 6-6 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे का होमवर्क, यानी कम से कम कभी 1 घंटे का, कभी आधे घंटे का होमवर्क, कुछ सुलेख, वहाँ नियमित सुलेख लिखने की परंपरा थी। आप क्लास 10th में है तब भी आपको एक पन्ना सुलेख का लिख के जाना ही जाना। और एक इमला, तो मेरी माँ मुझे इमला बोलती थी, डेली एक इमला लिखना होता था। इमला, अब तो बच्चे इमला समझते भी नहीं है शायद। हाँ, डिक्टेशन, इमला। और उस इमला लिखने में मेरी माँ स्कूल मतलब कोर्स की किताब से इमला नहीं बोलती, वो मुझे कहानियों की किताब से इमला बोलती थी। क्या बात है। हाँ, और वो कहानी की किताबें आती कहाँ से थी? वो कहानी की किताबें मेरे पिताजी जब यात्रा में होते थे तो वो बहुत सारी मैगजीन्स, किताबें खरीदने की, उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो खरीद के लाते थे। और हर यात्रा के बाद वो किताबें घर में आ जाती थी, फिर उसे मेरी माँ पढ़ती थी और उसमें से जो मेरे लायक होती थी उसे पढ़ के वो सुनाती थी और उसी का इमला बोलती थी। तो ये क्लास 5th से शुरू हो गया था ये सब। तो क्लास 5 से क्लास 10 तक जो मैंने नियमित कहानियों के इमले लिखे हैं, वही कहानियां मेरे दिमाग में कल्पना का स्फुरन बनी। और फिर जब क्लास 8 में थी तो जो सभी बच्चे लिखते हैं, स्कूल मैगजीन के लिए कुछ ना कुछ रचनाएं देनी होती है, तो नए वर्ष में मैंने एक कविता लिखी थी और वो क्लास 8 की मैगजीन में, वहाँ सीएमएस की मैगजीन में बाइलैंग्वेज छपती थी, हिंदी और अंग्रेजी की। लेकिन वो दुर्भाग्य से वो कविता मेरे पास नहीं है और ना मेरी स्मृति में है, ना मेरे संकलन में है। तब अकल ही नहीं होती थी कि उसको भी संभाल के रखना चाहिए। तो ये यात्रा इस तरह बढ़ी और हम लोग पता है अपने बचपन में अंताक्षरियों में भी भाग लिया करते थे, अंतर विद्यालयी अंताक्षरी, और उसमें स्टेट लेवल तक जाना। जिसमें और कविताएं होती थी। हाँ, वो गाने नहीं होते, उसमें कविताएं होती थी। तो उन कविताओं को याद करने का एक ढंग मेरे पास था, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। मेरे आदर्श रहे हैं मेरे पिता, मेरे हर बात में मेरे पिता का नाम मेरे साथ जुड़ता है। तो उन्होंने मुझे अवसर भी बहुत दिए। तो कोई भी लड़की अगर कोचिंग जा रही हो, उसको कोचिंग करना हो और वो कह दे कि मेरा बायो पढ़ने का मन नहीं है, सीपीएमटी देने का मन नहीं है, और पिता सहजता से कह दें अच्छा जाओ कल फॉर्म लेके आ जाओ, ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। और शायद वहीं से एक छटपटाहट मेरे मन में आई कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे पिता को मुझसे बहुत ऐसा कुछ मिले कि उन्हें लगे कि उनसे एक आगे की सीढ़ी मेरे पास है। ये मेरे मन में जो छटपटाहट आई ये उनके विश्वास से आई। और तो वो जो लेखन के बीज थे उसमें क्या होता था कि मेरे पास एक क्योंकि प्रेस था हमारे घर में, तो कागज सादे बहुत होते थे। तो जब डायरियां वायरियां बन जाती थी तो जो सादे कागज बचते थे उसकी मैं छोटी छोटी डायरियां खुद बनाती थी, उसकी सिलाई, क्योंकि बुक क्राफ्ट पढ़ी थी मैंने क्लास 8 तक। हम लोग सीएमएस में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, तो वहाँ होम साइंस नहीं थी, बुक क्राफ्ट। तो बुक क्राफ्ट पढ़ी थी, तो सूजे से सिलना और छेद करना और उनको बनाना ये सब मुझे आता था। और घर में प्रेस था तो डायरी बनती थी, तो लेई लगाने भी आती थी, लेई बनानी भी आती थी। तो क्या बात। डायरियां बना उसको सादी डायरियां बना के उसमें आकार आदि क्रम में कविताएं लिख लेती थी। जैसे बहुत प्रतिष्ठित कवियों की, अब जैसे आ से अगर आ पर खत्म होगा या माँ पर खत्म होगा अंताक्षरी का, अगर मेरे ऊपर
शब्द आएगा माँ से तो कविता तत्काल आनी चाहिए ना। तो तुलसी के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ, दोहे और छोटे छोटे पद और सूर, कबीर, मीरा, रसखान, रहीम, और इसके साथ साथ मेरे प्रिय कवियों में जयशंकर प्रसाद थे। आंसू की बहुत सारी पंक्तियां, क्योंकि आंसू ऐसा एक काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का जिससे, जिसको पढ़ते हुए आंसू आए ना आए लेकिन प्रेरणा अवश्य मिलती है। बिल्कुल वो उम्र, हाँ वो उम्र हम लोगों की आंसू लाने वाली नहीं थी, लेकिन प्रेरणा अवश्य मिलती। तो उसकी भी बहुत सारी पंक्तियां मुझे याद थी। और मुझे तो वो मेरी डायरी मेरे पास बहुत दिनों तक रही, और वो डायरी शायद और उसमें बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने का, क्योंकि नियमित सुलेख होता था तो राइटिंग भी अच्छी थी, और राइटिंग कंपटीशनों में भेजना। तो स्कूल का, एक तो लड़कियां कम, ऊपर से जो है अगर हम लोगों को आगे बढ़ाने के मौके भी ज्यादा मिलते थे। लड़के हालांकि जलते बहुत थे हम लोग से, जिन लोगों को आगे भेज दिया जाता है हम लोग रह जाते हैं। तो फिर अमिता जी, शब्दों का ये सिलसिला जब आगे बढ़ा, जब ग्रेजुएशन हो गया इन विषयों के साथ, तो आपकी ये धारा साहित्य की तरफ कैसे मिली? जब मैं बताऊं बीए में थी, तो एक मेरे जीवन का एक संयोग है। वो संयोग यह है कि मेरा जन्मदिन होलिका दहन वाले दिन होता है, और वैसे 15 मार्च है, लेकिन वो दिन होलिका दहन का दिन है। तो उसी दिन महादेवी वर्मा जी की भी जयंती मनाई जाती है। 26 मार्च है वैसे उनका, लेकिन होलिका दहन के दिन वो अपना माइक आपका म्यूट हो गया है। हाँ, अब ठीक जी। हेलो, हाँ, सुनाई दे। तो वो होलिका दहन का दिन और महादेवी वर्मा का दिन कहीं कहीं, हालांकि मैंने बहुत महादेवी वर्मा जी को उस समय तक इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन बीए के कोर्स में महादेवी जी थी। तो वो पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ महादेवी जी के, मुझे दीपक वाले जो दीपक से जुड़ी हुई कविताएं हैं उनकी, दीप शिखा से, वो मुझे बहुत पसंद है पढ़ते हुए। हालांकि समझ तो बाद में आई, उस समय इतनी समझ कहाँ होती है हम लोगों को जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने 3 आर्टिकल लिखे कार्बन लगा के, और डॉट पेन, तब तो ज्यादा डॉट पेन का प्रयोग नहीं करते थे हम लोग, इंक पेन से लिखते थे, लेकिन तब डॉट पेन से 3 आर्टिकल मैंने लिखे, और नवजीवन, स्वतंत्र भारत और आज में उसकी कॉपी दे आई। किसी को नहीं जानती थी मैं, और एक जो मेरा ये समाचार पत्र थे हैं लखनऊ के, बहुत प्रतिष्ठित समाचार, लखनऊ के ही नहीं पूरे भारत भर के ये बहुत प्रतिष्ठित समाचार। अब इनकी स्थितियां बदली हैं, लेकिन उस समय बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र थे। तो हमारे यहाँ अखबार देने के लिए जोशी जी आया करते थे। तो वो जोशी जी, बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में हम लोग नीचे रहते थे और ऊपर 2-3 परिवार और रहते थे। तो जोशी जी हमारे चबूतरे के पास में अपनी साइकिल खड़ी करके और अखबार देने जाते थे। तो मैंने उस दिन, इतवार का दिन था वो, तो मैंने उनसे कहा, अंकल जी हम और अखबार, हमारे यहाँ जागरण आता था, दैनिक जागरण, तो उन्होंने कहा, अंकल जी हम और अखबार देख लें आपके? हाँ हाँ बिल्कुल देख लो बेटा। तो वो ऊपर गए और मैंने जल्दी जल्दी स्वतंत्र भारत देखा। उसमें मेरा, मैं अमिता नाम से केवल लिखती थी, तो उसमें लेख था, महादेवी जी का चित्र था और लेख था, मेरा नाम था। मेरी तो बल्लियों उछल गया, दिल धड़ 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 धड़। फिर स्वतंत्र भारत देखा, उसमें भी लेख था, और आज में भी लेख था। क्या बात है, तीनों में हैट्रिक हो गई है। तो हैट्रिक,
और वो भी एक नौसिखिए लेखक की, हाँ, जिसको जिसको कि अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना था। और तब मेरी एक साथ 3 अखबारों में छपना, तो हम अम, उनसे जोशी जी से हमने कहा, अंकल जी ये तीनों अखबार हम खरीद लें? कहने लगे क्यों, 3 अखबार क्यों खरीदोगी, पापा ने दैनिक जागरण तो लिया है। हमने कहा इसमें मेरा लेख है। तो उन्होंने, वो मुझे आज भी याद है, वो तीनों अखबार उन्होंने मुझे फ्री में दिए थे और पैसे नहीं लिए थे, और उन्होंने कहा था कि देखना एक दिन महादेवी की तरह तुम भी चमकोगी। क्या बात है। बहुत सुंदर। तो ये तो मेरी आलोचना की यात्रा थी। हाँ, तो यहाँ यहाँ पर मतलब एक जो कलम था उसका जो प्रवाह था वो फूट रहा था। और फिर जब ये अक्सर ऐसा होता है, जब हम पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो ये होता है कि अब कौन सी दिशा में हम बढ़ेंगे आगे। तब आपने कहाँ से शुरू किया था? एक किसी शायद पत्रिका से? हाँ, वो जब जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो वही समस्या फिर आई कि जैसे CPMT देने लायक मेरी उम्र नहीं थी, उसी तरह वो मेरा आखिरी साल था, मतलब ग्रेजुएशन का, जब 2 साल का BA था। उसके बाद में 3 साल का BA हो गया था। तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 18.5 साल में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। तो फिर समस्या आई कि जो 21 साल से पहले PO का एग्जाम नहीं दे सकते, 21 साल से पहले ISPCS का एग्जाम नहीं दे सकते, 21 साल से पहले बहुत सारे एग्जाम नहीं किसी दे सकते। प्रतियोगी परीक्षा के लिए हाँ, 21 वर्ष जो था वो अनिवार्य। हाँ, अनिवार्य था। तो फिर मैंने लॉ किया, लॉ में एडमिशन लिया। अच्छा। कहाँ कहाँ और लॉ में एडमिशन लिया, और वो समय मेरा बहुत अच्छा समय, कैसे? क्योंकि अपने संविधान को जाना, अपने और वो समय मेरा इसलिए अच्छा समय था, और संघर्षशील समय भी था। वो समय इसलिए अच्छा था क्योंकि उसी साल मेरी माँ की कुछ मैं बता रही थी, मेरे पिता ने प्रेस खोला था, तो मेरी माँ ने उनका बराबर से साथ दिया था। मेरे पिता और माता दोनों मिल के प्रेस चलाते थे। पिताजी बाहर का काम देखते थे और प्रेस का काम मेरी माँ देखती थी। और जब धीरे धीरे करके उन्होंने, जब आपको याद होगा लेटर प्रेस की कंपोजिंग वाला, जिसमें अक्षर जोड़ के, अब तो कंप्यूटर से टाइपिंग होती है सारी, तो अक्षर जोड़ के कंपोजिंग का काम होता था। तो मेरी माँ भी सीख गई थी वो, उसको करना, पेज बनाना, वो सारा काम उनको आ गया था। और दैवयोग से उस साल उनको टाइफाइड हो गया। और वो टाइफाइड के बाद में उनको जॉइंटिस हो गया, तो वो बीमार हो गई। अब बीमार हुई तो फिर उनको घर पे आराम करना था, और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो जब वो उनको घर पे आराम करना था, तो फिर, और लॉ के मैंने क्लासेस लिए, तो लॉ के क्लासेस सुबह हो जाते हैं, 7:30 बजे से क्लास होता है, और 10 बजे मैं फ्री हो जाती थी लॉ की क्लासेस। तो फिर मैं वहां से सीधे प्रेस चली जाती। अच्छा। यूनिवर्सिटी से सीधे प्रेस, और पूरा दिन मैं प्रेस में रहती थी। मेरा इंतजार मेरे पापा करते थे कि जब मैं पहुंचती थी तो वो अपना फील्ड पर जाते थे, कागज लाना है और ऑर्डर सप्लाई करना है, और जो बाकी की चीजें होती थी वो सारा बाकी आवश्यकताएं पूरी करने। वो आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। तो मैं मोटी मोटी किताबें लेके और वहां बैठी रहती थी, पढ़ती भी रहती थी, और प्रेस के काम में रुचि भी लेती रहती थी। फिर धीरे धीरे करके प्रूफ रीडिंग शुरू करी, कि जैसे हुआ, अरे अच्छा ये कैश मेमो छपने जा रही है, जरा एक बार देख लो उसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर ये कुछ मेरे पापा कुछ स्कूलों के पेपर्स का भी काम करते थे, तो स्कूलों के पेपर्स की प्रिंटिंग का काम, तो वो इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ये इंग्लिश का है इसको देख लो, ये साइंस का है इसको देख लो, अरे तुम तो मैथ्स भी देख सकती हो, अरे तुम तो हिंदी भी देख सकती हो। तो वो ऐसे करके करके मुझे प्रेस के काम की बहुत सारी नॉलेज भी होने लगी, और मेरा मन भी रमने लगा। अच्छा। धीरे धीरे करके मुझे बोझा नहीं लगा। अच्छा ये राजू, ये मैं बताऊं कि ये मेरे भगवान ने मेरा नेचर ऐसा बनाया
मुझे कोई काम बोझा नहीं लगता। ये तो मैं बचपन से ही। जानती हूँ, वो तो मैं जानती हूँ कि कोई भी कार्य आप दायित्व, बड़े से दायित्व को भी आप बहुत हंसते हंसते वहन करती हैं। और बस क्षमा के साथ में एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अभी मुझे डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी का संदेश दिख रहा है कि उन्होंने हाँ मुझे भेजा है कि अब शायद समय उनके पास कम है। हाँ, समझ 10 मिनट उन्होंने कहा है कि रैप अप करना होगा हाँ, साक्षात्कार को, और 10 मिनट में अमिता जी की इस वृहत यात्रा को रैप अप करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं अनुरोध करूंगी गीतांजलि परिवार से कि थोड़ा सा समय आज हमें और दिया जाए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी देर से शुरू हुआ है। तो पत्रिका में आपने काम शुरू किया वहां पर, हाँ। और उस पत्रिका में काम करते करते ही आपको मतलब और निखरती गई कलम। उस यात्रा के बारे में बताते हुए हमें हिंदी संस्थान तक ले आइए। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने लॉ किया, तो लॉ करते करते मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ जिससे बात जल्दी हो जाए, अभी आराम से नहीं। तो वो मैंने स्वतंत्र चेतना अखबार ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ हाँ, स्वतंत्र चेतना अखबार से मेरी वहाँ वो गोरखपुर से प्रकाशित होता था पहले, लखनऊ में उसका ऑफिस बनाया गया। तो एक अखबार में विज्ञापन था और उसको देख के मैंने ऐसे ही भर दिया, और वहाँ सहायक संपादक के रूप में, सह संपादक के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। और वो नियुक्ति, हाँ, और बिल्कुल पत्रकारिता का पा भी नहीं आता था, और बस केवल मेरी भाषा से वो प्रभावित हुए थे। और आप ये मेरे जीवन का बहुत स्वर्णिम समय था। उसी समय मेरा विवाह हुआ वहीं। और मैंने कोई भी कहा, लॉ ग्रेजुएट किया था कि पीसीएस जे दूंगी, और बीए के बाद जो है फिर एमए किया, इकोनॉमिक्स में एमए किया, हिंदी में एमए किया, और पीएचडी तो मैंने हिंदी संस्थान में आने के बाद की। और वो भी 92 में मैं हिंदी संस्थान आई, और 2099 मतलब में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई। तो और ये पीएचडी मेरी अवार्ड हुई है जब मेरा बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं, और बेटी जब 10 महीने की थी तो मैंने हिंदी संस्थान ज्वाइन किया, और जब मेरा बेटा हो गया था, ऐसे ही होगा 5-6 महीने का, तो तब मेरी पीएचडी का टॉपिक अप्रूव हो गया। क्या बात। तो वो मेरी लगन थी, और वो लगन इसलिए थी कि मेरे पिता चाहते थे कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे। तो मुझे लगता था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, मुझे पीएचडी डॉक्टर बन के अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना है। तो ये छोटी सी आशा थी, छोटी सी इच्छा थी, और ईश्वर ने मेरी इच्छाओं को पूरा किया। हिंदी संस्थान की भी यात्रा बहुत अच्छी रही। शुरुआत में अच्छी है। हाँ, अच्छी है। हाँ, ये जब आप एक शुरुआत करते हैं, वहाँ संपादकीय सहयोग के रूप में काम शुरू करके और उच्चतर पद पर जाते हैं और प्रधान संपादक हो जाते हैं, तो जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस यात्रा में जितने, अच्छा दूसरा राजुल, हम लोगों को अगर अपने को सिद्ध ना करना हो तो शायद हम लेथार्जिक हो जाए। ये मुझे अपने को कार्यालय में भी हर क्षण प्रति क्षण सिद्ध करना पड़ा, और उस सिद्ध करने के पड़ाव में आज 38 किताबें हैं। और जो मेरी पहली पुस्तक आई थी वो वर्ष 2000 में आई थी, और 2 पुस्तकें एक साथ थी, कहानी संग्रह पाषाणी और छायावादी काव्य प्रतीक महादेवी और निराला। तो ये जो 2 पुस्तकें एक साथ आई और उनका लोकार्पण आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ, और माननीय केशीनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, और आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी राज्यपाल के रूप में थे।
उनका राज्यपाल के रूप में पहला कार्यक्रम था और मेरी किताब का लोकार्पण। और ये भी एक मैं माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ कि जिन चीजों के लिए लोग बहुत तिकड़म लगाते हैं, बहुत सारी बातें आउट ऑफ द वे जिसको कहते हैं, परंपरा से लीक से हट के करते हैं और फिर भी परेशान रहते हैं, माता सरस्वती मेरी झोली में अपने आप डाल देती हैं, जैसे आज का ये कार्यक्रम। अगर अगर कृष्ण कुमार जी से ने मेरी कहानी नहीं पढ़ी होती और उस कहानी की संवेदना से वो नहीं जुड़े होते, तो शायद आज हम और तुम राजुल इस साक्षात्कार में एक साथ नहीं होते। सही बात है, और मुझे मौका भी नहीं मिलता इतनी सारी बातें फिर से दोहराने का। मैं यहाँ पर अमिता जी से अनुरोध करूंगी, अगर क्योंकि मैं तो सारी किताबें उनकी रख के बैठी हूँ, तो अगर उनके पास माँ हो जाना रखी है तो उसमें पीछे एक बहुत सुंदर कविता है, और मेरे ख्याल से वो अमिता जी की जो एक पूरी यात्रा है उसको समाहित किए हुए है। तुम ही पढ़ दो राजू, तुम ही पढ़ दो, फिर मैं अपनी कुछ तो बचा है कि पंक्तियों से अपनी बात खत्म कर। तुम पढ़ एक लड़की हंसती खिलखिलाती, छोटे छोटे घरौंदे बनाती, ऊंचे ऊंचे सपने देखती, ना जाने कब बड़ी हो जाती है। बड़े हो जाते हैं उसके सपने, वे बड़े सपने तब हो जाते हैं सच, जब मिलता है उसे माँ का संबल, पिता का भरोसा, भाई का स्नेह, पति का साथ। तभी वो सुकुमार सी लड़की चढ़ जाती है पर्वत की कठिन चढ़ाई, छू लेती है आकाश की ऊंचाई, देती है सार्थक दस्तक समय की शिला पर, अंकित करती है अपनी पहचान। वो लड़की इतराती है अपने भाग्य पर। बहुत सुंदर मुझे ये पंक्तियां लगती हैं। और माँ हो जाना एक ऐसी किताब है जिसमें अमिता जी उस किताब के बारे में अगर आप खुद बताएं तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। और फिर इसके बाद मेरा एक सवाल और। हाँ, तो बस माँ हो जाना मेरी अभी इसी वर्ष प्रकाशित पुस्तक है। हाँ, इसीलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। और ये मुक्त छंद की कविताओं की पुस्तक है, और ये इस गत वर्ष यानी 2021 में मैंने अपनी माँ को खोया, और वो रामनवमी का दिन था और वो महाप्रस्थान पे गई, तो उनका महाप्रस्थान पे जाना मुझे मथता तो था, व्यथित भी बहुत किया, लेकिन न जाने क्यों मेरी आंख से आंसू नहीं आए, और आंसू के स्थान पर कुछ शब्द आए, और वो शब्द माँ हो जाना का आधार बिंदु बने। लेकिन फिर मुझे लगा कि इस एकाकी संवेदना को सार्वजनिक संवेदना में परिवर्तित करने के लिए इसमें मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पंचकन्याओं का संदर्भ लिया, और पंचकन्याओं में रामायण काल और महाभारत काल की 5 कन्याएं, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, ये रामायण काल की, और कुंती और द्रौपदी ये महाभारत काल की। और इन पंचकन्याओं का चरित्र इतना विविधतापूर्ण है कि सभी के जीवन में संघर्ष, सभी स्त्रियों के जीवन में संघर्ष है। वे जैसे द्रौपदी तो बहुपति वाली स्त्री, और तारा भी अहिल्या के साथ का अभिशाप हम सभी जानते हैं। द्रौपदी की प्रतिष्ठा को क्या आघात लगा, और मंदोदरी का जीवन संघर्ष। तो मुझे लगा कि इन स्त्रियों में अगर मातृत्व का भाव नहीं है, तो अगर इन मातृत्व के भाव पर हम अगर दृष्टिपात करें तो शायद एक स्त्री तभी पूर्ण और चरित्रवान और अपने संबल को दिखाने वाली बनती है जब उसमें मातृत्व का भाव आता है। मातृत्व का भाव केवल संतान की उत्पत्ति के साथ नहीं आता, उस भावना के साथ आता है जो उसे माँ हो जाने में होती है।
तो अहिल्या का मां हो जाना, कुंती का मां हो जाना, तारा का मां हो जाना, द्रौपदी का मां हो जाना, और इस तरह मंदोदरी का मां हो जाना। मुझे ऐसा लगा जब मंदोदरी का संदर्भ मैंने देखा, तो मंदोदरी का चरित्र केवल वहां तक सीमित है जहां वो रावण को रोकती है, लेकिन रावण के बाद रावण के महाप्रस्थान के, ज्ञानवान रावण के महाप्रस्थान के बाद वो कैसे लंका वासियों की मां होती है, इससे उसके चरित्र का विकास मैंने देखा। तो इस पुस्तक पर राजुल आपने बात की, और ये पुस्तक बहुत जिसने भी पढ़ी उसको बहुत आकर्षित की इस पुस्तक ने, तो ये मेरा सौभाग्य है। ये पुस्तक है बहुत खूबसूरत सी, इसमें अमिता जी का चित्र है और साथ में मेरी माँ है, माँ है, और ये बहुत सुंदर पुस्तक है। ऐसा ही बहुत सुंदर उपन्यास है आपका शत्रुघ्न का एकांतवास, भी बहुत सुंदर उपन्यास है। आप किस किताब के बारे में कह रही थी कि इसको आप उसके बारे में बात करना चाहेंगी? मैं कुछ तो बचा है। हाँ, उसके बारे में बात करके फिर हम इस साक्षात्कार को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। हाँ, कुछ तो बचा है जो मेरा कविता संग्रह है, ये कोरोना काल की इसमें छवियां हैं, और इसी तरह धनुक के रंग जो कहानी संग्रह है वो भी कोरोना काल। तो कोरोना काल जो नकारात्मकता से भरा हुआ काल माना जा सकता है, जिसमें अगर किसी से भी बात करिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई आहट, दर्द की आहट उसके साथ गुजरते हुए अगर कहीं सकारात्मकता बन पाई है तो मात्र इन सृजनात्मकता के साथ ही हो पाई है। तो ये मेरी तीनों पुस्तकें, जिसमें शत्रुघ्न का एकांतवास को अभी नीलिमा टिक्कू जी जो जयपुर से है, उन्हें पृथ्वीनाथ भान पुरस्कार भी मिला। तो ये इस उपन्यास में मुझे लगा कि चार भाई हैं, एक ही तिथि को पैदा होते हैं, उनका जन्म एक ही तिथि को होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और राम पर बात होती है, लक्ष्मण पर भी बात होती है, भरत तो आदर्श भाई है, लेकिन शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। तो उनके एकांत को, उनके जो उलझन है, उनकी जो संघर्ष है, और उनके चरित्र के विकास में जो राम कथा का जो वो अंश है जो शायद तुलसीदास जी ने भी कुछ चौपाइयों से उसको, उस चरित्र को वहीं समाप्त कर दिया, और उस पर मैंने कलम चलाने की कोशिश की, और शायद कुछ अच्छा बन पड़ा है, क्योंकि कोरोना का एकांतवास और शत्रुघ्न का एकांतवास दोनों मिल गए और बहुत सुंदर रचना हुई। अच्छा, चलते चलते बस मैं आखिरी बात आपसे ये जानना चाहूंगी अमिता जी कि एक प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए, जहाँ पर बहुत सारे दायित्व, घर संभालते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छी जगह पढ़ लिख कर काम कर रहे हैं, और अब तो नाती भी है जो कि बराबर नानी का अटेंशन चाहता रहता है और नानी से भरपूर अटेंशन देती भी है, और उसके साथ फिर ये रचना करना, ये तीनों बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको अगर हम फुल टाइम जॉब कहें तो गलत नहीं होगा। तो इन तीनों को कैसे संभालती हैं? जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे पता है राजुल, छोटे छोटे काम करने में भी बहुत मजा आता है। जब अगर मैं किचन में, रसोई में होती हूँ तो मुझे रसोई के काम करने में भी उतना ही आनंद आता है जितना अपनी सीट पर बैठ के घंटी बजाने में आता है, और जितना कलम से किसी चरित्र को गढ़ने में आता है। तो ये ईश्वर ने तो इस स्वभाव मेरा बनाया है कि मुझे सब में आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरी बात ये कि मेरे लेखन की जहां तक बात है उसमें मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा योगदान है, आलोक जी का, क्योंकि ये प्रातः काल उठने वाले
और जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति हैं। और इनका ये भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और अपने काम के प्रति बहुत सजग रहते हैं। तो ये इनके साथ रहते रहते मेरा जीवन एक बंधी बंधाई दिनचर्या में है। और उस दिनचर्या में मेरा भोजन प्रातः काल का भोजन 7 बजे तक बन जाता है। तो 7 बजे से लेके और ऑफिस जाने के बीच का समय मेरा अध्ययन का समय हो जाता है। और फिर लेखन की तो कोई सीमा नहीं होती, कभी बंद के लिख नहीं पाई। ये कहना बड़ा कठिन है कि मैं रोज 2 घंटा लिखती हूँ कि 4 घंटा लिखती हूँ। कभी किसी पर काम करते करते ऐसा भी होता है कि रात में 12 बजे 1 बज जाए 2 बज जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि महीनों गुजर जाते हैं, एक पंक्ति नहीं लिखी जाती। तो ये माता सरस्वती की कृपा है। और मेरे बच्चे और मेरा परिवार, मेरा परिवेश, मेरे अपने साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे इष्ट मित्र मेरी उपलब्धियों से गौरवान्वित अपने को अनुभव करते हैं और प्रसन्न होते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। ये स्नेह ही, ये नेह और ये प्रेम ही मेरी पूंजी है। और शायद ये गांठ बांध के रखने की बात है कि प्रेम से बड़ी तो कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। क्या बात है, बिल्कुल सच कहा आपने। प्रेम से बड़ी उपलब्धि कोई नहीं होती और प्रेम की ये उपलब्धि आपने जो खुद अर्जित की है और जिससे आप मुक्त हस्त से सबके बीच बांटती हैं कि अमिता जी का एक ये स्वभाव रहा है कि जल्दी कोई उनका अपना बन जाता है। बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई एक ऐसी लेखिका जो कि बहुत नन्ही नन्ही संवेदनाओं को अपनी कलम से ऐसे जैसे डिसेक्शन करते समय वो एक एक नस उठाती होंगी, तो बस उसी तरह से वो एक एक संवेदना को उठा लेती हैं और उसे इतना सुंदर से अंकित कर देती है कागज पे कि देखते ही बनता है। बहुत सी बातें अभी भी बची हैं और मैं अगर टाइम का बंधन ना होता तो शायद ये साक्षात्कार और ज्यादा लंबा चलता, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ ऐसा रह गया अमिता जी के व्यक्तित्व में जो कि सामने आना चाहिए, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है इसलिए इस साक्षात्कार को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। डॉक्टर अमिता दुबे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खूबसूरत कहानियां मन को बहुत ज्यादा जैसे लगता है फाहे की तरह लगती हैं। आपकी कविताएं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि कहीं फूल खिला हो और वो उस फूल की जो खुशबू है वो इतनी ज्यादा दुगनी होकर आती है पास तक, जैसे लगता है कि जैसे पूरा एक बगीचा आपके सामने आ गया। और जहां तक उसकी आपकी समीक्षात्मक पुस्तकों की बात है या उपन्यास की बात है, तो समीक्षात्मक पुस्तकों की बात मैं ये कहूंगी कि निराला जैसे व्यक्तित्व पर, मुक्तिबोध जैसे व्यक्तित्व पर उनका लिखना, और मेरे हाथ में चलते चलते उनकी कुछ किताबें हैं जो कि मैं जल्दी जल्दी दिखाना चाहूंगी। ये है अभिव्यक्ति के इंद्रधनुष और माँ हो जाना तो आप देख ही चुके हैं। ये शब्द शब्द संवेग ये किताब है उनकी, जिसमें उनके बहुत सारे समीक्षात्मक लेखन है उसका। और ये सुखमनी उनका कहानी संग्रह है और ये किताब है निराला का निराला सृजन एक। और गजानन मुक्तिबोध की पुस्तक भी है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ी उधर पर रखी हुई है। तो ये इतने बड़े बृहद रचना संसार से आज मैंने आपके कुछ पल लिए हैं, कुछ समय लिया है, ये चेष्टा की है कि सब तक पहुंच सके आपके उस रचना संसार की झलक। पता नहीं मैं इसमें कितनी कामयाब हुई हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर ढंग से और खास तौर से अगर बचपन को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो मेरे ख्याल से जीवन यात्रा में बहुत कुछ अधूरा और ऐसा रह जाता है जिसकी कोई वक़्त नहीं रहती। तो उस बचपन की यात्रा में हम जहाँ जहाँ घूमे आपकी उंगली थामकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और गीतांजलि परिवार का आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का, कृष्ण कन्हैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना समय दिया
और आप सबने इतने धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों का, अमिता जी और राजवीर जी, आपने बहुत अच्छा साक्षात्कार किया। समय की बंदिश नहीं होती तो हम लोग और सुनते, लेकिन समय की बंदिश है। और राजवीर जी ने अपनी जो बचपन की जो बातें हैं वो इतनी विस्तार से बताई कि हम लोग उससे बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। मैं कुछ बातें बोल के तब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो 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 आज जो टिप्पणी करेंगे उनको। कुछ बातें जो मैंने सीखी है कि संघर्षित जीवन आपका रहा है और सब दायित्व को आपने अच्छे से निभाया है, चाहे वो साहित्य का हो या परिवार का हो या पत्नी का हो या बेटी का हो। बहुत बड़ी बात है। और आपने मेडिकल साइंस को इसलिए छोड़ दिया कि आपको ये लगा कि हाँ भाई मेरे फादर के लिए ये दिक्कत हो जाएगी। मैं पेशे से सर्जन हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, और ये साहित्य जो है मेरा वो अलग से मेरा मेरा शौक रहा है। तो मैं ये जानता हूँ कि मेडिकल साइंस में कितनी दिक्कत होती है पढ़ाई करना और कितना टफ होता है उसके लिए आगे बढ़ना। ये है। और आपने फिर वकालत की पढ़ाई की। कई चीजें ऐसी हैं कि जो आपने नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव आपने बात कही है। तो मैं चाहूंगा कि मैं जया वर्मा को बुलाऊंगा कि अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो ज्यादा बातें बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जया जी आए मंच पे, और जया जी आज इन दोनों के बारे में और प्रोग्राम के कार्यक्रम के बारे में अपनी टिप्पणी 5 से 6 मिनट में दें। जया जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार कन्हैया जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, और नमस्कार डॉक्टर अमिता दुबे जी और डॉक्टर राजुल अशोक जी। राजुल जी ने आज ऐसी बातें निकाली हैं कि इनको देख, उनका साक्षात्कार देख करके मुझे लगा कि मैं सुनते ही जाऊं ऐसे बैठ करके। बस आपने शुरू कर दिया और फिर डॉक्टर अमिता जी ने अपनी बातें बतानी शुरू करी। जैसे आप बचपन में ले गई हम सबको, जैसे कि कृष्ण कन्हैया जी ने भी कहा, बचपन एक ऐसी चीज है कि बचपन के दिन किसको याद नहीं आते, कौन बचपन में वापस लौटना नहीं चाहता। तो आपकी जो कविता है वो देख करके बहुत अच्छा लगा, और वही शब्द थे, हम लोग सब मंत्रमुग्ध थे। गीतांजलि साहित्यिक समुदाय को ये मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आप ऐसे ऐसे रत्न ढूंढ करके लाते हैं जो कि कहीं हैं पर हम जैसे लोगों को इंग्लैंड में बैठे मालूम नहीं पड़ता। तो आज साक्षात्कार हुआ और हमने इतनी बातें सुनी, इतनी प्रेरणा मिली, और ये स्त्रियों के लिए नहीं, सभी के लिए प्रेरणात्मक बातें थी आज, जो इन्होंने अपनी अनुभूति, अपनी अभिव्यक्ति और अपना जो परिदृश्य दिखाया, और जो बचपन में माता पिता के संघर्ष से उनके साथ चलना और सीखना। मैं तो पूरे टाइम सुन रही थी, एक छोटी सी लड़की हंसती खेलती साइकिल चलाती और पिता से सीखती जा रही है और अपने सब काम कर रही है। वो जैसा आपने कहा कि स्कूल कैसे बदले आपने, और डॉक्टर नहीं बनी क्योंकि साइंस थी, सब कुछ था, लेकिन आपने जो अपनी उस समय डिसीजन लिया, तो छोटी सी बच्ची के अंदर एक डिसीजन मेकिंग था शुरू से। स्कूल भी इसलिए बदला कि वहां सलवार कमीज पहननी पड़ती, इसलिए उसमें नहीं जाना है। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुन करके, और मैं खुद बचपन में पहुंची हुई थी कि कैसे एक साइंस वाली लड़की ने इतनी होशियार और 80% मार्क्स आने वाले ने फिर अर्थशास्त्र में MA किया, हिंदी में किया और LLB की, और फिर अपने पिता के साथ कदम से कदम मिला करके उनके साथ काम किया प्रकाशक में और उनके सब कामों में। तो मैं देख रही थी कि 38 किताबें आपने लिखी 2000 के बाद। आप सोती कब हैं? क्योंकि इतना काम करना कोई आसान बात नहीं है, और साथ साथ परिवार की सब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए और अपने इतने प्रतिष्ठित अपने कार्य पर हैं, आप नौकरी पर हैं, इतने अच्छे काम कर रही हैं, और इतना सब करना, तो कितना ज्ञान आपके अंदर है। रियली एक इंटरव्यू काफी नहीं इसके लिए, एक साक्षात्कार काफी नहीं है, आपको तो मैं घंटों सुनना पड़ेगा। और ये तो मैं कहूंगी कि हमें एक बार फिर अवसर मिला आपको सुनने का। तो लेकिन जो आपकी चुनौतियां हैं बचपन की, और जो आपके संस्कार मिले आपको बचपन में, वो आपको चल करके जीवन के आशीर्वाद बन गए।
उन्हीं को लेकर के आप चली, और कैसे आपने सरस्वती माँ ने की तो कृपा रही, आप बार बार आपने याद किया सरस्वती माँ को, लेकिन जो पिता के दिए हुए संस्कार हैं, जो माँ का दिया हुआ प्यार है बचपन का, उसको आप आगे लेकर के चली और अपने जीवन को आपने सकारात्मक बनाया। जीवन में सब तरह के मोड़ आए, परेशानी वाले भी आए, खुशी वाले भी आए, सब तरह के आए, लेकिन आपने उसको ना सोच करके उसको सबको सकारात्मक बनाया और अपने जीवन में उसको पूर्ण उतारा। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। मैं बोल सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम टाइम का, मुझे बता दीजिएगा आप कृष्ण कन्हैया जी, इस समय की जो बात है ये, क्योंकि माँ को जो आपने लिखा कि माँ वो जाना, माँ के लिए तो आप कितना भी सोचें, कितना भी करें, वो ही कम है, क्योंकि माँ ही शब्द ही ऐसा है ये, इससे कि कितनी भावनाएं उठती हैं, कितना प्यार उमड़ता है, कितना जीवन में एक हम लोगों को जीवन मिलता है। तो ये सब जो आपने किया, इतना लिखा, कमाल की बात है कि अभी आपने इसके लॉकडाउन के टाइम में ही आपने कविता का भी संग्रह निकाल दिया, कहानियों का भी कर दिया और साथ में नाती अपनी नानी का भी दायित्व निभाया, और माँ का भी और अपने काम का भी। तो वाकई में प्रेरणादायक है, बहुत प्रेरणादायक है। आपके लिए जितना बोला जाए वो ही कम है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बोलने का अवसर मिला कृष्ण कन्हैया जी, और इनकी सांस्कृतिक आयामों के बारे में, बहुआयामी है सांस्कृतिक ही नहीं इनका तो साहित्यिक, सांस्कृतिक और इतने आयाम हैं कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं। मैं तो सुनती जा रही थी, मेरे कान खोले हुए थे पूरे टाइम कि अब नेक्स्ट क्या आ रहा है सामने। एक ऐसे लाइफ रोल होती जा रही थी कि वो छोटी सी बच्ची इस तरह से योग्यता को प्राप्त कर करके कैसे अपने, चाहे वो साइंस पढ़ रही है, चाहे वो आर्ट साइड पढ़ रही है, चाहे पिता के साथ है या माँ के साथ है या पति के साथ है या अपनी नौकरी पर है, हर काम को इतने सुचारू रूप से कर रही हैं और लिख रही हैं, और साथ साथ अपनी पुस्तक के सामने आ रही है। हम सब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो जब भी अवसर मिलेगा हम आपकी पुस्तक पढ़ना चाहेंगे, और फिर लेके चलिए, फिर दोबारा मुलाकात हो आपसे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आने के लिए, गीतांजलि में भी, बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद बहुत मुझे अवसर आभार देने जय जी, आपने आपने इतनी अच्छी विवेचना और इतना बढ़िया से आपने टिप्पणी आपने की है, ये सारी बातें आपने कम समय में समेट कर रख दी है। बहुत बहुत आपका आभार। और अब मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाने के पहले मैं अगले कार्यक्रम के बारे में आपको सूचना दे दूं कि ये पाक्षिक कार्यक्रम होता है। तो अगला जो कार्यक्रम है वो हम लोगों का वो 14 के जगह पे जो है वो 13 को होने जा रहा है। 13 जो अगस्त है। ऐसे हम लोग रविवार को करते हैं, लेकिन रविवार को हम लोग का गीतांजलि का अपना फंक्शन है, तो हम लोग वो 13 को कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं वो है ऋषभ देव शर्मा जी, जो हैदराबाद से जुड़ेंगे, और उनके साथ साक्षात्कार जो कर रहे हैं वो है प्रवीण प्रणव जी। तो प्रवीण प्रणव जी दिल्ली में है, तो ये दोनों लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो अमिता जी और राजू जी आपको हम अपने संस्था से जोड़ देंगे। हम लोग का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच है उससे जोड़ देंगे, तो आप लोग इस सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात क्या है कि मैं अभी जो इसका जो हम लोग का जो इसका जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो हम लोग gmlcuk.com के नाम से आता है। तो आप अगर YouTube में डालेंगे gmlcuk.com तो आप ये आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो हम लोग इसको इस बार तो कुछ दिक्कत आ रही कि हम लोगों ने उसको लाइव हम लोग नहीं कर पाए, चाहे YouTube पे या Facebook पे, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग रिकॉर्डिंग उसमें जरूर शेयर करेंगे ताकि आप लोग उसको देख पाए। और अब मैं चाहूंगा कि कृष्णकुमार जी मंच पर आए और कृष्णकुमार जी मंच पे आकर सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें और प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। कृष्णकुमार जी स्वागत है आपका। धन्यवाद कन्हैया, धन्यवाद राजुल अशोक जी, और धन्यवाद अमिता जी। अमिता जी, आप मुझको स्मृतियों की उन गलियों में अपनी बातों में लेके गई, ऐसे ऐसे नाम उठाए जो हमारे जीवन में जिनका योगदान रहा है। और सबसे पहले अमृतलाल नागर जी के बड़े से दरवाजे के कुंडे की याद दिलाई। मैं अक्सर खटकाया करता था उसको सन 58-59 के दरमियान में, जब मैं लखनऊ बीएससी में पढ़ता था। और नागर जी का पान का चित्रण आपने इतना बढ़िया किया। आपने उनकी दालान के बारे में बात बताई, लेकिन आप उनके बरामदों की बात नहीं बताई, उनकी चिक की बात नहीं बताई, जिन चिक के पीछे उनके बिस्तर लगे होते थे। और
उनका एक बा नौकर, कह रहे हैं बा हुआ करती थी वहां। जी जी जी, और उनका एक नौकर हुआ करता था छोटा सा। मैं नागर जी के घर 58-59 में लगभग हर हफ्ते मेरा जाना होता था। उसकी अपनी एक राम कहानी है। आपने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की याद दिलाई जगदीश गांधी की, जिसको हम लोग जब वो यानी बटलर हॉस्टल में रहते थे तो हम लोग टीप लगाते थे। आपने भारती गांधी की बात नहीं की, उनकी पत्नी की, कि जिसकी वजह से गांधी जी ने, जगदीश ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल खोले। आप लेके गई मुझको वो याददाश्तों में विष्णुकांत शास्त्री राज्यपाल की तरफ, और साथ में हमारे बड़े भाई केशीनाथ त्रिपाठी जी की तरफ। तो ऐसी ऐसी बातें आप लेके आई जिनसे मेरी 50-60 साल की पुरानी बातें स्मृति पटल पर आ गई। विष्णुकांत शास्त्री जी से पहली बार मेरी मुलाकात 1999 में हुई थी, विश्व हिंदी सम्मेलन के समय। उसके बाद उनसे अक्सर मिलना होता था। वो रामायण के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, तुलसी के बड़े भारी अच्छे ज्ञाता थे। तो मुझको भी रामचरितमानस, तुलसी में कुछ चाव है, लगाव है, तो मैं उनसे अक्सर इस बारे में बात किया करता था। तो तमाम बातें आपने उठाई और सही बात कही कि जैसा कि हमारे जय वर्मा जी ने, कि अभी तो हमने अच्छे तरीके से अमिता जी के अंदर झांक के देखा भी नहीं। जितना देखा है उतना अच्छा देखा है, लेकिन और बहुत झांकने के लिए पड़ा हुआ है। ईश्वर चाहेगा फिर कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, यूपी हिंदी संस्थान के काम को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी पत्रिकाओं को नया रूप अगर दे पाए तो अच्छा होगा। उनकी पत्रिकाओं का रूप, यूपी हिंदी संस्थान की पत्रिकाओं का रूप पुरानी पत्रिकाओं की तरह है। बीच में बदला होगा, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं बदला है। हाँ जरूर बदला होगा। आप वहां हैं तो जरूर बदला होगा, लेकिन मैं तो 15-10 साल पहले की बातें जानता हूँ, जिसके लिए मैंने, जब उसके कार्यकारी अध्यक्ष उदय प्रताप जी थे, तो मैंने उनको सुझाया भी था कि भाई आप हैं तो उसको बदलिए, थोड़ा सा चेंज, परिवर्तन लाइए। तो आप जरूर परिवर्तन लाएंगे। अभी आप कुछ और समय तक यूपी हिंदी संस्थान से जुड़ी रहेंगी, तो इन पत्रिकाओं को और ऊपर उठाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, और साथ में राजुल अशोक जी, आपने जिस विनम्रता पूर्वक आपने अपने कौतूहलता को रोक के रखा और अमिता जी को अपने बचपन को खूब से व्याख्यायित करने दिया, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है राजू जी। ईश्वर करे आप इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय वर्मा जी को हम लोगों ने बहुत कम समय दिया कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, लेकिन जो पारखी होता है उसको बहुत कुछ नहीं देखने की जरूरत पड़ती है। वो दूर से ही देख करके, झलक को देख करके पहचान लेता है। और जय वर्मा जी की निगाह उस पारखी की है। जय जी को मैं कई सालों से, दशकों से जानता हूँ, और आज उनकी वो पारखी निगाह बहुत दिनों बाद फिर से देखने को और सुनने को मिली। जय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, और जो सुन रहे हैं पर्दे के पीछे और बाद में सुनेंगे, उन सबको मैं अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ में मैं इस कार्यक्रम के समाप्त की घोषणा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने गीतांजलि समुदाय
को अपना समय दिया।